सो नेक्स्ट डिजीज़ पर मूव करते हैं अपन, डैट इज़ द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को अपन कॉमनली कैसे किस नेम से जानते हैं, टीबी के नेम से। ओके, सो टीबी क्या है, कॉन्टेजिनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ है। मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया के थ्रू आपको ये डिजीज़ होती है। उस बैक्टीरिया का नेम क्या है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एंड डेट ऑल्सो कॉल्ड द ट्यूबरक्लाई बैसिलस। ओके, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टीबी इज़ अ कॉन्टेजिनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली इन्वॉल्व्स द लंग बट मे स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, टीबी है ना, इस ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू होती है, जिससे ट्यूबरक्लोई बैसिलस बोलते हैं। अदर ऑर्गन्स के अंदर भी ये स्प्रेड हो जाती है। अब इसमें सेम वही स्टोरी रिपीट होती है कि यहाँ क्या होता है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो वही इन्फ्लेमेशन होगा। अब वहाँ क्या होता है, बहुत सारी सेल डेब्रीज आ जाती हैं और ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। तो वहाँ क्या बना लेते हैं, ग्रैनुलोमा फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है ना, वो क्या रिस्पॉन्स करती है इन्फ्लामेशन को, एंड आफ्टर इट क्या होता है, वहाँ फाइब्रो कैविटी डिस्ट्रक्शन होता है लंग्स के अंदर। अपन अब इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं इन्फेक्शन की। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है आपका प्राइमरी, एंड देन सेकंड होता है आपका लेटेंट, एंड द थर्ड होता है आपका एक्टिव। तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो कब तक शो होते हैं आपके, विद इन 1 और 2 वीक्स में शो हो जाते हैं आपको। एंड आफ्टर दैट आता है आपका सेकंड पार्ट, दैट इज द लेटेंट। लेटेंट के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो चुका है उसको कौन एनगल्फ करता है, आपका मैक्रोफेज एनगल्फ करता है। इस वाले फेज में भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते और ना ही कोई आपकी इन्फेक्शन की जो स्प्रेडिंग है वो दिखाई देती। ओके, एंड द थर्ड लास्ट फेज क्या है आपका, एक्टिव। ओके, सो इसमें क्या होता है आपका, वेन एवर योर इम्यून सिस्टम वीकन, जर्म्स विल मल्टीप्लाई एंड मेक योर सिक। सिंपल सी बात है कि जैसे ही आपके अंदर ये जो बैक्टीरिया है ये एनगल्फ तो कर लिया है मैक्रोफेजेस के थ्रू आपके लेटेंट फेज के अंदर, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लगेगा तो उसमें क्या होता है कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रैपिडली ग्रो होता है और फिर ये अपने आप एक टीबी जैसी डिजीज़ को कॉज कर देता है। इसी वाले फेज में इसमें सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं और साथ में ये जो डिजीज़ है कम्युनिकेबल बन जाती है। जैसे कि कोई भी जो पेशेंट है जिसके अंदर टीबी है वो मतलब स्नीजिंग कर रहा है तो उसके ड्रॉपलेट के थ्रू अनदर जो पेशेंट है उसके अंदर भी ये डिजीज़ हो सकती है। ओके, सो फर्दर मूव करते हैं पर इसके कॉजेज एंड कॉजेज ऑफ टीबी। तो कॉजेज ऑफ टीबी के अंदर सबसे पहले बात आता है कि ये सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया से ही कॉज होता है, दैट्स कॉल्ड द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई। तो यही इसका एक सिंगल कॉज है। रिस्क फैक्टर पे बात करते हैं अपन, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि किसी को अगर टीबी है, अगर वो स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, उसके म्यूकस या ड्रॉपलेट के थ्रू क्या होता है अपन को भी, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको भी क्या हो जाता है, टीबी हो सकता है। जिसकी किसी की अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको भी हो सकता है। कोई अगर सबस्टेंस अब्यूज़ कर रहा है, लाइक स्मोकिंग कर रहा है या फिर अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उसको भी टीबी हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है उसकी तो भी आपको टीबी हो सकता है। इमिग्रेशन फ्रॉम हाई प्रिवलेंस कंट्री, क्योंकि लिविंग इन ओवर क्राउडेड हाउस, वही बात है कि अगर आप एक हाई कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ इरिटेंट गैसेस को आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके टीबी हो जाएगा। आप एक क्राउडेड एरिया में रह रहे हो, अनहाइजीनिक प्लेस पे रह रहे हो तो आपको टीबी हो जाएगा। आपकी जो हेल्थ केयर है वो प्रॉपर नहीं है, आप मेल न्यूट्रिशन ले रहे हो और उसके बाद में आप हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो और आप डेली पेशेंट से मिल रहे हो टीबी वाले से या फिर किसी भी जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है तो उससे आपको टीबी हो सकता है। ओके, अब इसका हम ट्रांसमिशन पढ़ते हैं कैसे होता है ये, या फिर हम इसे पैथोफिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं। देखो होता क्या है, पैथोफिजियोलॉजी अभी एक अलग से और पढ़ेंगे अपन। इसका ट्रांसमिशन क्या है, आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये, तो ये सलाइवा या म्यूकस वगैरह से आपके अंदर आ सकता है। ये ड्रॉपलेट में कंटेन अप टू 400 वेसिलाई, कैन सस्पेंड इन एयर फॉर मैनी आवर्स, या एयर के अंदर काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। एंड आफ्टर दैट इनहेलेशन एंड ट्रैपिंग इन डिस्टल एयरवेज। ओके, इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। हाँ, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो सिर्फ लंग्स के अंदर ही नहीं होता है, ट्यूबरक्लोसिस सबसे पहले लंग्स के अंदर होगा लेकिन धीरे धीरे आपके अदर ऑर्गन्स को भी मतलब इन्फेक्टेड कर देता है। तो जैसे कि आपका किडनी हो गया, आपका लिम्फ नोड्स हो गया, आपके एब्डोमेन हो गया, आपका आई, हार्ट, लंग्स वगैरह, इसको फिर हम इस वाली टीबी को क्या बोलते हैं अपन, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पे मूव करते हैं। इसमें क्या होता है, कफ होता है, एक ड्राई होगा, अगर वो उसमें म्यूकस भी आ रहा है और एक ब्लड के साथ भी कफ आ सकता है आपको, है ना।
एंड फीवर होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिवरिंग होती है, नाइट स्वेट्स होते हैं, आपको अनएक्सप्लेन वेट लॉस होता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली वेट लॉस होता है इसके अंदर, लॉस ऑफ एपिटाइट होते हैं, फैटिक, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड पेन इन चेस्ट, फ्लूइड एंड अराउंड लंग्स। हाँ, जो लंग्स होता है जिसके अंदर जो प्लूरल कैविटी होती है ना आपकी, उसमें क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो अब हम इसमें और पढ़ते हैं, एनलार्ज, हाँ एनलार्ज लिम्फ नोड्स। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है, जो अदर ऑर्गन्स के अंदर आपका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें के अंदर देखते हैं, एक लिम्फ नोड्स, एब्डोमन, बोन्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड स्किन। ओके, अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होता है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या था आपका, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था। अब वो क्या, बैक्टीरिया क्या करता है, आपकी एल्वलाई के अंदर चले जाता है, डिपोजिट होता है और वहाँ मल्टीप्लाई करता है, अपनी ग्रोथ को रैपिडली इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट बॉडीज इम्यून सिस्टम। अब बाहर की किसी भी चीज़ को बॉडी अपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी जो बॉडी के अंदर नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी, एक्टिवेट करेगी तो मैक्रोफेजेस आएंगे, जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। वहाँ क्या होगा, डेड वेसिलाई एंड लाइव मासेस ऑफ सराउंडेड हो जाएगा मैक्रोफेजेस के, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गोन्स ट्यूबरक्लाई। ठीक है, अब वहाँ नेक्रोटिक डीजनरेशन अकर्स, प्रोडक्शन ऑफ कैविटी फिल्ड विथ चीज लाइक मास ऑफ ट्यूबरक्लाई वेसिलस, डेड WBC एंड डेड टिश्यूज। तो यही वो सारी चीज़ें कि इन सब की वजह से है ना, एक हाँ एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, वहाँ पर एक्यूमुलेशन होती है धीरे धीरे, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एट द एंड आपका पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्यों, क्योंकि ये भी तो ऑब्स्ट्रक्शन डालेंगे ना आपकी जो एयरवेज है उसके अंदर। अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है, अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, ट्यूबरक्लीन टेस्ट होता है, स्किन टेस्ट होता है, TST कॉमनली अपन इसे बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, 0.5 ml आपके किसी भी हैंड पर इंजेक्ट करेंगे इंटरडर्मली। ओके, उस जगह अपन क्या करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। लाइक मैंने अगर इंटरडर्मली किया है तो मैं उस जगह इसको यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अब हम उसके कुछ ऐसे 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद में अगर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो स्किन हमारी थोड़ी सी एलिवेट या रेज्ड है अप्रॉक्स 10 mm, देन अपन कह सकते हैं कि जो ये टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ओके, आप टेस्ट चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हो, स्प्यूटम टेस्टिंग कर सकते हो आप, एसिड फास्ट वेसिलस AFV एंड ये AFV कल्चर कर सकते हो। अब हम आते हैं अपनी क्वांटिफेरम TB गोल्ड टेस्ट भी होता है एक, है ना, इसके अंदर भी सेम वही है कि आप प्रोटीन को डेरिवेटिव वगैरह करते हो। अब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो देखो एक डॉट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट के नेम से जानते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके की इसका स्कीम टाइप है ये, जो अपनी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सबसे पहले 1993 में इसको बनाया था डॉट को। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हेल्थ केयर टीम होती है वो एक भी जैसे ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट है, जो TB का जो पेशेंट है, उसका एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए एक फिक्स कोर्स देती है, लाइक 3 month to 6 month वगैरह वो। तो इसे अपन डॉट बोलते हैं ना। इसमें लिख भी रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रैटेजी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स होता है ये, पॉपुलरली नोन एज डॉट, इन 1993। ओके, अब हम इसमें आते हैं, जो डॉट के अंदर ये आपकी फर्स्ट लाइन डिफेंस दिया जाता है और ये सेकंड लाइन डिफेंस दिया जाता है। देखो फर्स्ट लाइन अपन सेकंड लाइन अपन तब देंगे जब आपकी फर्स्ट लाइन के लिए जो आपका बैक्टीरिया है वो रजिस्ट हो जाता है, तो इसलिए अपन सेकंड लाइन इसमें डिफेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि इसमें ये आपके कुछ मेडिसिन्स के नाम हैं, आइसोनाजाइड, राइफेम्पेन, और ये सारी हैं जिन्हें आप एक बार देख लेना, है ना, इनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक ट्रिक भी है फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए, जहर, है ना, ZEHR आप देख रहे होगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ZEHR, तो इन्हें आप देख लेना एक बार। सो ये था हमारा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ पर मूव करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लंग एब्सेसिस। एब्सेसिस मीन्स क्या होता है, पॉकेट ऑफ पस, मतलब एक ऐसी स्पेस जहाँ पर आपका पस या फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। ओके, तो ये भी क्या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से होता है, आपके जो लंग के जो जितने भी आपके टिश्यूज़ होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, फिर क्या होता है, उनके अंदर एक्यूमुलेशन होता है किस चीज़ का, फ्लूइड का, और वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, वो पस बन जाता है, और फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है किसके अंदर, एयरवेज के अंदर। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या क्या है, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अकर्स इन लंग टिश्यू इन विच पस एक्यूमुलेट इन द लंग स्पेस दैट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। वही सेम है जो अभी जस्ट मैंने बताया। ओके, एंड अ लंग एब्सेसिस कैन बी चैलेंजिंग टू ट्रीट एंड इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग। देखो
जो आपका ये लंग एब्सेसिस वाली जो डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, साथ में आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी है, मतलब इसमें पेशेंट जो है उसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। एंड इसके बाद अपन इसके कॉजेज़ पढ़ते हैं। इसके कॉजेज़ प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाइड किए गए हैं। दे हैव डेवलप फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड हैव डिफरेंट कॉजेज़। देखो आपको नीचे दिख रहा होगा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में, इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, जो आपने अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर्स के अंदर पढ़े होंगे। ओके, अब हम फैक्टर्स देखते हैं। देखो फैक्टर्स अभी क्या है, जितनी भी आपने लंग डिजीज़ पढ़ी है ना उसका ऑलमोस्ट आप सेम पैटर्न देखने वाले हो, बस उसके डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अदरवाइज उसका जो पॉजिटिव है, कॉज क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, और उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट एवेल्युएशन वगैरह कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे आप देखोगे ना तो कई हद तक आपका सेम है। इसलिए मैं अब इसे जल्दी से जल्दी रीड करते हैं जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसमें देखो क्या है कि ए पर अल्टरनेट कॉन्शियसनेस, मतलब आपका जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरीके से अल्टर्ड हो रहा है, मतलब किस तरीके से चेंज हो रहा है, या आप कुछ क्या चीज़ें अज्यूम कर रहे हो, लाइक आप अल्कोहलिज्म कर रहे हो, ड्रग अब्यूज़ कर रहे हो, तो या फिर आप कोमा में हो, आप कोमा वाले पेशेंट हो, एनेस्थेशिया आपको दी गई है, या फिर आपके सीजर्स हुए हैं। सीजर्स क्या है कि आपके ब्रेन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें चेंजेस आता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कॉन्शियसनेस है ना उसके अंदर चेंजेस आएंगे। ओके, आपका अब बी पार्ट क्या है, आपका इम्यून जो आपका बी कैसे होता है। ओके, या तो आप स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हो, आप कीमोथेरेपी की हुई है आपके, उसमें क्या होता है कि बोन मैरो के अंदर जो आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनती है ना, तो वहाँ उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं, आप मेल आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जितनी बैलेंस डाइट में होनी चाहिए वैसे है नहीं, तो आप मेल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन में हो, एंड आपके मल्टीपल ट्रोमा हुआ है। एंड सी हम देख रहे हैं इसोफेजियल डिजीज़ के वजह से हो सकता है आपको लंग एब्सेसिस। कैसे, इसोफेगस का जैसे कि एक्लेशिया एंड रिफ्लेक्स डिजीज़ आपने जैसे पढ़ा होगा कि जब आपका इसोफेगस का जो लोअर पार्ट है जिसमें अपन कार्डियक स्फिंक्टर है, वो क्या करता है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, वो उसके अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो क्या होता है आपका जो फ्लूइड जो भी आपने लिया है, जो आपने बोलस फॉर्म में फूड को इनटेक किया है, वो वापस से आ जाता है, जिसकी वजह से वो एडिमा वगैरह वाली कंडीशन होने लगती है, इस इन्फेक्शन होने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो जो पस है वो एक्यूमुलेट होगा। ओके, तो ये सब है आपका वही ओरल कैविटी डिजीज़ है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है। अब हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। सो लेट गेट स्टार्ट। ड्यू टू पॉजिटिव फैक्टर, एस्पिरेशन और प्रीडोंटल डिजीज। एस्पिरेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे आप एस्पायर कर रहे हो, है ना, जो आपके ऑब्स्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही है। बैक्टीरिया रीचेज टू द लोअर एयरवेज एंड इन्फेक्शन अकर, एस्पिरेशन, निमोनाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके लंग्स होते हैं इनके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाता है। प्रोग्रेशन ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है कि सेल्स की या जो टिश्यूज होते हैं उनकी क्या होता है, डेथ हो जाती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। 7 to 15 डेज लगते हैं इसमें, और फिर क्या हो जाता है अपन को, लंग एब्सेसिस हो जाता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं अपन। द मोस्ट नोटिसेबल सिम्टम्स ऑफ द लंग एब्सेसिस इज द प्रोडक्टिव कफ। हाँ, वैसे तो लंग डिजीज है तो देखो ऑलमोस्ट सबका यही सेम सिम्टम्स होता है ना। द कंटेंट्स डैट कफ्ड अप मे बी ब्लडी और पस लाइक विथ अ फॉल ऑर्डर। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कफ होगा या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडी होगा, मतलब जिसके अंदर ब्लड आ रहा है, एंड साथ में कैसे होता है बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फॉल ऑर्डर बोल रहे हैं। ओके, अदर सिम्टम्स देखें तो इसमें क्या होता है, जब फॉल ऑर्डर वाली ब्रीथ आती है, फीवर होता है आपको, चेस्ट पेन होता है, डिजनिया होता है, नाइट स्वेट्स होता है, आपको वेट लॉस होता है, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली फैटिक वाली कंडीशन आती है, हेडेक, साइनोसिस, ये सारे सिम्टम्स से आप अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ऑलमोस्ट सेम है ना। अब डायग्नोसिस पढ़ते देखो, सेम डायग्नोसिस है इसके अंदर भी। हिस्ट्री कलेक्शन हो रहा है इसमें। सबसे पहले अपन हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, पेशेंट जो बताता है उसका कहीं पास्ट में कोई उसकी हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन कैसी थी, प्रेजेंट की कंडीशनिंग कैसी है, वो सारी चीज़ अपन देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ओके, एंड आफ्टर इट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अपन। उसके बाद में आता है स्प्यूटम एनालिसिस एंड एक्सरे और सिटी स्कैन कर सकते हैं लंग्स का विजुअलाइजेशन करने के लिए। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर एक कैमरा सेटअप होता है, जिसको अपन इंसर्ट करते हैं, तो अपन ये देखते हैं कि लंग की फंक्शनिंग कैसी चल रही है, लंग के अंदर कहाँ पर म्यूकस एक्यूमुलेट है, या फिर वो जो पस है वो कहाँ पर एक्यूमुलेट है। ओके, आप ब्लड टेस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट। तो देखो ट्रीटमेंट तो ऐसा है कि एक बार आप, हाँ, ऑलमोस्ट वही एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं अपन, है ना। तो एक बार ये आप देख लेना, इसमें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे अपन, बाकी का ये सब कुछ सेम है। तो एक बार अपन प्रिवेंशन देख लेते हैं।
Prevention, aspiration, prevention of secretion, succeeding, provide chest physiotherapy, coughing and deep breathing. Increase fluid intake to loosen secretion, provide a quiet restful environment. मतलब क्या है, जो भी पेशेंट पहले एक्वायर कर रहा था कुछ भी, जैसे स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, डस्ट वगैरह जो भी इरिटेंट्स वगैरह है, उसके से जो आपका पस एक्यूमुलेट हुआ है पेशेंट के अंदर, तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे, उसको रोकने को बोलेंगे। हम उसे एक चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक सेशन होता है वो कंप्लीट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको डीप ब्रीदिंग के लिए एक्सरसाइज बता सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज होती है ना, योगा भी बता सकते हैं अपन उसको। साथ में अपन उसको फ्लूइड इनटेक के लिए बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करो, है ना, जिससे क्या होगा, जो सिक्रेशन है वो जल्दी से जल्दी लूज होगा, है ना। और हम उसको एक काफ़ी ज़्यादा शांत और रेस्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये नर्सिंग मैनेजमेंट आ गया, एक बार अपन इसे रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से। मॉनिटर वाइटल, मतलब जितने भी उसके वाइटल साइंस है अपन उसको मॉनिटरिंग करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड आईवी ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड, इसका क्या मतलब है कि जो भी आपकी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन, अपन उनका क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, जैसे कि आपका आईवी ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अपन पेशेंट को एजुकेट करेंगे टू परफॉर्म डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज टू हेल्प एक्सपैंड द लंग्स, वही है सेम जो अभी जस्ट मैंने बताया है। एंश्योर द प्रॉपर न्यूट्रिशनल फ्लूइड इनटेक विथ इज हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। देखो आप पेशेंट को एक एनर्जी भी तो चाहिए होगी ना, तो हम उसे एनकरेज करेंगे, हम उसे एजुकेट करेंगे कि है ना आप हाई फ्लूइड इनटेक लो, जो किसके अंदर जिसमें प्रोटीन रिच हो और कैलोरीज रिच हो, जो आपको ये एटीपी प्रोवाइड करे, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करे। ओके, उसको अपन क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं अपन बाहर से, ऑक्सीजन थेरेपी जिसे बोलते हैं। अपन पेशेंट को बोलेंगे कि आप वॉकिंग करो, अगर वो मतलब पॉसिबल है, मतलब हो पाए तो। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइड क्वाइट एंड रेस्टफुल एनवायरनमेंट टू पेशेंट। तो ये हो गया आपका लंग एब्सेसिस। अब हम पढ़ते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ये 2 पेज का है, बहुत ही छोटा है और बहुत वैसा ही है जैसे अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था। तो देखो यार, इफ्यूजन मीन्स क्या होता है, फ्लूइड का एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेशन होना। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी विच कैन कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ओके, जैसे कि आपका एक स्पेस है, सपोज डेट एक खाली स्पेस है, तो वहाँ प्रॉपर क्या हो पा रहा है, इनहेलेशन हो पा रही है, एक्सहेलेशन हो पा रही है, गैसेस की प्रॉपर मूवमेंट हो पा रहा है गैसेस का। लेकिन अगर उस जगह अपन किसी भी चीज़ को भर देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं वहाँ पे, लाइक यहाँ पास फिल्ड हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, सिंपल सी वही बात है। तो एक बार अपन इसके कॉजेज देख लेते हैं। देखो इसके अंदर है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो मतलब कहीं ना कहीं आपका पल्मोनरी कंजेशन आएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड का पंप कराना, लेकिन ब्लड भी तो पहले ऑक्सीजनेटेड होगा ना। हार्ट के पास डायरेक्ट ब्लड कैसा आता है, डीऑक्सीनेटेड आता है। फिर क्या होगा कि वो ऑक्सीनेटेड होने के लिए वो पल्मोनरी आपकी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास में जाता है, जो भी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। फिर उसके अंदर है ना, अगर वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो आपका जो लंग के अंदर जो ऑलरेडी फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा धीरे धीरे, तो वहाँ भी कंजेशन आ जाएगा। तो ये है इसके अंदर, है ना। बाकी का अपन इसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं अभी जस्ट। इसके बाद है क्रोनिक रीनल डिजीज। क्रोनिक रीनल डिजीज के अंदर क्या होता है कि यहाँ भी क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता रहता है, क्योंकि आपका जो ब्लैडर है या फिर आपका किडनी स्ट्रक्चर है कंप्लीटली, वहाँ की नेफ्रॉन्स क्या हो जाती है, कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है या फिर जो आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर फ्लश आउट नहीं हो पाता, इसलिए धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होता है, तो एडिमा वाली कंडीशन कॉज करता है, वही फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है। अब देखो अपन पढ़ने वाले हैं, हाँ, जैसे कि क्रोनिक रीनल डिजीज़ के अंदर क्या है, इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, रीनल फेलियर है। अब है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि बॉडी के ऑर्गन्स खुद से ही डिस्ट्रॉय होते हैं। अब हम पढ़ने वाले क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर लंग्स के अंदर काफ़ी मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से, लाइक सीओपीडी जैसी डिजीज़ अगर हो रही है आपको, तो वहाँ भी क्या है, धीरे धीरे वो लंग्स की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी, वहाँ की टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाएगी, तो धीरे धीरे वहाँ पे भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। निमोनिया हो गया, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ओके, एक बार क्यों ना हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी और देख लेते हैं जल्दी से। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, जो अभी जस्ट अपन ने ये डिस्कस किए, ये सारे के सारे कॉजेज फैक्टर। आफ्टर डेट क्या होता है, इन्फ्लामेशन अकर, ब्लॉकेज इन द सर्कुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, ड्यू टू ब्लॉकेज एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट इन प्लूरल कैविटी दैट कॉल द प्लूरल इफ्यूजन। ओके, एक बार इसके हम साइन एंड सिम्टम्स और देख लेते हैं। देखो साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा, वही सेम, चेस्ट पेन आएगा, डिज्निया आएगा, फीवर, कफिंग, रैपिड ब्रीथिंग, एडिमा टू प्रेस्क्राइब बॉडी एरिया,
सॉरी टू पेरिफेरल बॉडी एरिया। डायग्नोसिस में वही सेम हिस्ट्री कलेक्शन, चेस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, स्प्यूटम कल्चर वगैरह ये सब है। मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट हमारा क्या गोल है कि जो भी आपका फ्लूइड है आपकी प्लूरल स्पेस के अंदर, कैविटी के अंदर फिलअप हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है, हम उसकी कॉम्प्लिकेशन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ओके, एंड इसमें एक बार अपन पढ़ लेते हैं। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। इट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट गिविंग एंटीबायोटिक्स। एंड इसके अंदर क्या है, थॉर्कोसेंटेसिस, इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच फ्लूइड इज रिमूव्ड बाय हेल्प ऑफ नेडल विच इज इंसर्टेड बिटवीन द रिब्स। मतलब जो आपकी रिब्स होती है ना, उनके थ्रू अपन क्या करते हैं, एक नेडल को इंसर्ट करते हैं, जो क्या करता है कि है ना आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर, जो आपके लंग्स के अंदर जो स्पेस था उसके अंदर जितना भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसे अपन निकाल लेते हैं। फिर यही सेम प्लूरल क्या होता है, इट इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्लूरल। ओके, सो ये नेक्स्ट डिजीज़ अपन पढ़ने जा रहे हैं अस्थमा, और वी कंसिडर द ब्रोंकियल अस्थमा। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि अस्थमा वाला जो भी कोई पेशेंट होता है उसको एलर्जी होती है किसी एलर्जन से। लाइक वो एलर्जेंस आपका पॉलन ग्रेन हो सकता है, डस्ट हो सकती है, फिर कोई भी परफ्यूम की स्मेल वगैरह हो सकती है, कोई भी इरिटेंट गैसेस हो सकती हैं जो जाके इरिटेशंस कॉज करती हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। अब क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो इन सभी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, इन सभी स्टिमुलाई के। कौन कौन से स्टिमुलाई हो सकते हैं आपके बाहर जितने भी फॉरेन पार्टिकल हैं, लाइक डस्ट हो गया आपका, इरिटेंट टॉक्सिन्स गैसेस हो गए आपके, पॉलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट फ्यूम्स वगैरह वॉट एवर, इन सब के जैसे पर्सन कांटेक्ट में आता है तो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं। अब बात आती है कि एंटर होने के बाद में क्या करते हैं, वहाँ पे ये जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। अब क्या होगा, जैसे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होगा तो सेम जो मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले स्टोरी बताई थी, जैसे इन्फेक्शन होगा आपकी बॉडी रेस्पॉन्स शो करेगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, वहाँ क्या हो जाएगा, आपके इन्फ्लामेशन आ जाएगा। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, आपका एक हीलिंग प्रोसेस होता है, कोई डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन जब इन्फ्लामेशन जब रैपिडली इंक्रीज होता है तब वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर धीरे धीरे जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है, जितने भी आपके स्टिमुलाई आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर किए हुए हैं उनको वो क्या करेगी, एनगल्फ कर लेगी। फिर वहाँ म्यूकस का सिक्रेशन होने लग जाता है, म्यूकस की एक थिक लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो पाथवे जो था आपका नॉर्मल नैरो, जो आपका डायमीटर जो नॉर्मल था वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। नैरो हो जाएगा तो वही ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, किसमें, आपके एयर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो वही सेम प्रोसेस रिपीट होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह। तो अभी अपन पढ़ते हैं एक बार अस्थमा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अस्थमा भी क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है, ये भी आपके लॉन्ग टाइम से ही हो रही होती है। इसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि आपके एयर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाते हो, ये भी आपकी क्या है, एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है। इसके अंदर ये रिवर्सिबल डिजीज़ है आपकी लंग की, ओके, इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ह्यूमन एंड अ हाइपर एक्टिव रेस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई कैरेक्टराइज्ड बाय वीजिंग, डिजनिया, कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। ओके, तो ये अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, जो अभी एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था उसके अंदर आपको समझ आ गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं इसके 3 स्टेप्स प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। देखो आपका एयरवेज के अंदर क्या होगा, जब जैसे आपके एयरवेज के अंदर इन्फेक्शन होगा तब क्या होता है, वहाँ इन्फ्लामेशन कॉज होगा, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर आता है, हाँ जैसे सपोज कोई भी एक अस्थमैटिक पर्सन है, अस्थमैटिक पेशेंट है, वो किसी भी स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आता है तो वो हाइपर रेस्पॉन्सिव शो करता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है इसका, मसल्स के अंदर क्या होता है, ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, मतलब मसल्स हाई लेवल में स्क्वीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो उससे क्या होगा, जो आपका ब्रोंकियल का जो नॉर्मल ल्यूमन था, एक नॉर्मल डायमीटर था जिसमें से प्रॉपर एयर फ्लो हो रहा था, प्रॉपर इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा था, उसका ल्यूमन क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाएगा। एक बार क्यों ना हम इसे डायग्राम के बेसिस पे समझ लेते हैं। देखो आपको ये नॉर्मल स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक एयरवेज, ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक नॉर्मल एयरवेज है, ओके। तो इसके अंदर ये जो ल्यूमन वाला है ना, यहाँ से प्रॉपर एयर का फ्लो होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा होता है। इसके बाहर वाली जो लेयर है वो मसल लेयर है, और मसल लेयर एंड ल्यूमन के बीच में क्या है, एक म्यूकस की लेयर होती है। देखो म्यूकस थोड़ा बहुत अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें प्रेजेंट रहता है, ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो क्यों होता है, वो कोलैप्स से बचाने के लिए प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ के बॉडी के अंदर क्या होता है, होम्योस्टेटिस कंडीशन होती है,
अगर उस होम्योस्टेटिस कंडीशन के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, लाइक कोई भी चीज़ बढ़ जा रही है, फिर कोई भी चीज़ घट जा रही है, तो डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई आपके अंदर डेफिशिएंसी हुई है, या फिर कोई ना कोई आपके अंदर बेसिक सी बात है डिसऑर्डर्स हुआ होगा, है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट वाला डायग्राम। अब हम सेकंड डायग्राम पर फर्दर मूव कर रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो ये बाहर वाली जो मसल लेयर है, ये हाई लेवल से है ना, ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना। जो आपका ये ब्रोंकियल की जो ये आपकी ट्यूब है, ये इसमें क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, ओके। एंड देन इसका जो पाथवे है वो नैरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, साथ ही में क्या हो रहा है कि जो ये इसके अंदर म्यूकस है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब हद से ज़्यादा जब ये एक्यूमुलेट होगा तो धीरे धीरे वहाँ क्या बना लेगा, एक थिक लाइन बना लेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब ये जो थर्ड डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है कि कोई भी एस्थमेटिक पेशेंट है, ओके, तो अगर वो किसी भी स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आता है, तो स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, वो हद से ज़्यादा जो उसका ल्यूमन था, देखो आप सेकंड वाले डायग्राम का ल्यूमन देखो, फर्स्ट वाले का देखो, आप कंपेयर कर पा रहे होगे कि कितने मतलब कम हो रहा है, एक नॉर्मल डायमीटर से कितना ज़्यादा एक इसका जो नैरो पाथवे हो पा रहा है ना। तो ये आप थर्ड वाला जब देख रहे हो कि अस्थमेटिक पेशेंट है ऑलरेडी, लेकिन उसके अंदर क्या है कि वो किसी भी स्टिमुलाई के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो वहाँ वो हद से ज़्यादा उसका जो नैरो जो ल्यूमन है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाएगा। इससे अपन क्या बोल सकते हैं, लंग अस्थमा अटैक भी बोल सकते हैं, ओके। अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं इसके टाइप्स पर। तो देखो फर्स्ट जो आपको टाइप दिख रहा है वो दिख रहा है आपको एलर्जिक एटोपिक एक्सटेंसिक अस्थमा, ओके। इसके अंदर क्या होता है कि आपके एक्सटेंसिक दिख रहा है, जैसे कि मतलब बाहर से कोई भी आपका एलर्जेंस होते हैं जिसकी वजह से आप उसके जैसे कांटेक्ट में आते हो, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ हाइपर सेंसेशन वगैरह होती है ना, तो आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन सच एज पैट डेंडर, हाउस डस्ट, फेदर्स, मोल्ड एंड पॉलन फूड। जो अभी जस्ट मैंने आपको कुछ स्टिमुलाई बताए थे कि जैसे कि आपका पॉलन ग्रेन्स हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक फूड हो सकता है जिससे एक पेशेंट को या एक पर्सन को उससे एलर्जी हो सकती है। और जैसे आप घर में कोई भी पैट रख रहे हो उसके डैंडर्स वगैरह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो ये सारे क्या है, वो एक्सटेंसिक फैक्टर हैं, ओके। अब हम सेकंड मूव करते हैं इसके सेकंड टाइप पर, अस्थमा के पर। इसका है नॉन एलर्जिक, नॉन एटोपिक एंड इंट्रेंसिक फैक्टर। तो इसके अंदर हम क्या होता है कि जैसे आप कोई भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको ऑलरेडी प्रेजेंट है, या फिर आप कोई भी ड्रग्स ले रहे हो, आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं है, आप एक तो हाई लेवल पे आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो, या फिर एक ही टाइम पर आप क्या है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, आपके स्ट्रेस है काफ़ी टाइम से, तो ये सारे वो फैक्टर्स है जो आपके इंटरनली प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। तो ये टाइप 2 है आपके अस्थमा का, जिसमें आप इसका नाम क्या है, नॉन एलर्जिक, नॉन एटोपिक एंड इंट्रेंसिक अस्थमा। इंट्रेंसिक क्या होता है, जो इंटरनली है ना। अब एक बार हम इसे पढ़कर देख लेते हैं। इरिटेंट्स इन एयर नॉट रिलेटेड टू एलर्जीज सच एज एयर पॉल्यूशन, कोल्ड, हीट, वेदर चेंज होता है ना, एंड फ्यूम्स, स्मोक, रूम डिओडरेंट्स एंड RTI, स्ट्रेस और इमोशंस। NSAID क्या है आपका, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं, उनके कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो आपको अस्थमा कॉज करते हैं, ओके। आपके कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं। सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी मैं इसे वाइट कर देती हूँ। अस्थमा के रिस्क फैक्टर्स। अस्थमा के रिस्क फैक्टर्स में क्या है, आपकी कोई भी एयरबॉर्न एलर्जेंस हो सकते हैं, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आपको कोई भी ऑलरेडी, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, कोल्ड एयर या फिर वेदर सिस्टमेटिकली चेंज हो रहा है, एंड आफ्टर दैट एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इरिटेंट्स, जो गैसेज होती हैं, जो आप जैसे कि कोल माइंस में आप काम कर रहे हो, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं जिन्हें क्या है कोल माइंस में काम करना होता है, तो वो रेगुलर उस गैस से या रेगुलर उन इरिटेंट से एक्सपोज हो रहे हैं, तो उन्हीं को क्या हो जाता है, उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड हाँ, ये सर्टेन मेडिकेशन जो अभी जस्ट मैंने बताई हैं, NSAID, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसका क्या नाम है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स की जितनी भी आपकी मेडिकेशंस होती हैं वो आपको अस्थमा कॉज करती है, उनसे आपको एलर्जी हो सकती है। आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, आपकी स्ट्रेस वाली कंडीशन है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आपकी GERD कंडीशन है। GERD क्या है, गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर्स हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फूड एलर्जी, लो बर्थ वेट हो सकता है आपको, एंड एक्सट्रीम चेंजेस इन वेदर, हे फीवर एंड अदर एलर्जेंस, आपको एंजाइमा स्किन एलर्जी है, फैमिली हिस्ट्री है आपके, तो आपको अस्थमा कॉज हो सकता है। तो ये सभी क्या थे आपके अस्थमा के रिस्क फैक्टर्स थे। हम फर्दर मूव करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पर।
पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या है, वही सेम, कोई भी आपके अंदर एलर्जेंस आया है वो क्या कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करेगा तो क्या होता है, अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हुए हैं तो आपको पता होगा कि इन्फेक्शन जब भी अपनी बॉडी के अंदर होता है तो हमेशा जो अपनी एक एंटीबॉडी है IgE वो रेस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। तो IgE क्या किस पे एक्टिवेट करेगी, मास्ट सेल्स को। मास्ट सेल्स के अंदर क्या होता है, अपना हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। तो मास्ट सेल्स क्या करेगी, जैसे IgE एक्टिवेट होता है तो मास्ट सेल्स क्या करती है, अपने हिस्टामिन को रिलीज करती है। तो फिर क्या होता है, वहाँ से एसिनोफेज, मैक्रोफेजेस वगैरह ये सारी सेल्स आ जाती है। मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको एनगल्फ कर लेती है, ठीक है। एंड देन क्या होता है, इसके 2 फेजेस होते हैं, एक होता है अर्ली फेज रेस्पॉन्स एंड देन सेकंड होता है लेट फेज रेस्पॉन्स। देखो ये अर्ली फेज और लेट फेज क्या है, टाइम ड्यूरेशन पे हमने इन्हें डिवाइड किया हुआ है कि लाइक अर्ली फेज कब तक हो सकता है, कोई भी आपके अंदर अस्थमा अटैक आया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 60 मिनट्स तक हो सकता है। लेट फेज रेस्पॉन्स कब तक हो सकता है, आपको 5 to 6 आवर्स तक हो सकता है, ओके। आप जैसे कि आप अर्ली फेज के बारे में पढ़ रहे हो तो इसमें क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, म्यूकस का सिक्रिएशन होता है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया तो एक बार अपन रीड आउट कर लेते हैं। वेस्कुलर लीकेज होता है, म्यूकोजल एडिमा हो जाता है, ठीक है। अब हम लेट फेज के बारे में पढ़ें तो क्या होता है, इसके अंदर आता है यही सेम, न्यूट्रोफिल्स, आपके एसिनोफिल्स वगैरह, ये क्या होता है, आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ जहाँ इन्फेक्शन वाली जो साइट है वहाँ पर ये आ जाते हैं। एंड देन यहाँ पर क्या होता है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी सो होती है विद इन 1 to 2 days के अंदर। एंड देन क्या होता है, इसमें इन्फिल्ट्रेशन किसका, अब कौन आती है लास्ट में, मोनोसाइट्स आती है। मोनोसाइट्स क्या काम करती है, जैसे आपको सपोज डेट कि कोई भी आपके अंदर स्टिमुलाई आया है ना, तो स्टिमुलाई आने के बाद में वो जो मोनोसाइट्स ने आपको एक रेस्पॉन्स शो किया है वो क्या करती है, नेक्स्ट टाइम के लिए कोई भी अगर वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वही सेम स्टिमुलाई आता है तो उसके लिए वापस से रेस्पॉन्स शो करती है, ओके। तो इन दोनों को, अर्ली फेज को, लेट फेज को मिलाकर आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। लाइक आपके एयरवेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, प्रॉपर आप इनहेल नहीं कर पाओगे, आप एक्सहेल नहीं कर पाओगे, एयर ट्रैप हो जाती है, बीजिंग साउंड आपको सुनने को मिलती है, डिप्सनिया आ जाता है आपको, कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस हो जाती है ना। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है आपका, इसके अंदर कफ होता है, या तो कफ आपका ड्राई हो सकता है या फिर म्यूकस वाला हो सकता है, वीजिंग साउंड देखने को मिलती है, चेस्ट में टाइटनेस आ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है आपका, म्यूकस प्रोडक्शन होता है, फैटिक वाली कंडीशन आ जाती है। फैटिक क्यों, क्योंकि आपके अंदर अगर प्रॉपर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो उससे आपको एक थकावट फील होती है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं जा पाए तो आपकी जो बॉडी के अंदर ATP सिंथेसिस है वो रुक जाएगा। फीवर एंड सेंट्रल साइनोसिस हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आपकी जो बॉडी है वो ब्लूइश कलर की सोने लगती है। एंड देन इसके अंदर आ जाएगा नेजल फ्लेयरिंग, मतलब जो आपके नेजल जो है वो वाइड हो जाते हैं। एंड उसके बाद में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है आपको, मेंटल कन्फ्यूजन होता है आपको, एक्सट्रीम एंजाइटी होती है, एंड देन रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। तो ये सभी क्या है आपके, ये सभी हैं आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इन्हें आप एक बार आप चाहो तो नोट्स अभी हैंड टू हैंड बना सकते हो वीडियो के साथ। एंड देन इसका अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन अपॉन द सीवियरिटी। अब देखो इसमें माइल्ड इंटरमीडिएट होता है, एक इसमें आता है माइल्ड परसिस्टेंट, और अभी अपन इनको देखते हैं। तो ये फर्स्ट जो है इसमें है वीक एंड देन नाइट टाइम अटैक एंड देन ड्यूरेशन, ओके। तो माइल्ड इंटरमीडिएट पे क्या होता है कि एक वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 बार अटैक आ सकते हैं, ठीक है। नाइट टाइम में अटैक जो आएगा वो मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 बार आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ड्यूरेशन क्या है इसकी, नॉट मोर देन अ फ्यू आवर्स, नो सिम्टम्स बिटवीन अटैक, मतलब जब अटैक आ रहा है आपको उस टाइम पे क्या है कि आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा, और इसका जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही मतलब कुछ ही फ्यू आवर्स होते हैं उसमें। एंड देन अपन पढ़ने चलते हैं माइल्ड परसिस्टेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मतलब मोर देन ट्वाइस अ वीक, नॉट एवरी डे, मतलब एवरी डे आपको अटैक नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या है कि इसके अंदर एक वीक के अंदर 2 बार से ज़्यादा आपको अटैक देखने को मिल सकते हैं। ऐसी सेम एक मंथ के अंदर आपको 2 से ज़्यादा अटैक देखने को मिल सकते हैं, कब, नाइट टाइम में। ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ना, ये वीक वाला, नाइट टाइम अटैक एंड देन ड्यूरेशन। इसके बाद में अपन देखते हैं समटाइम सीवियर इनफ टू इंटरप्ट रेगुलर एक्टिविटी, मतलब जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटी है वो सारी की सारी क्या होती है, रुक जाती हैं, कभी कभी उनमें इंटरप्रिटेशन आ जाता है। एंड देन थर्ड जो इसका टाइप है वो है मॉडरेट परसिस्टेंट। इसमें क्या होता है कि डेली अटैक देखने को मिलते हैं,
एंड जो इसमें नाइट टाइम वाला था, नाइट टाइम में क्या होता है, मोर देन वंस अ वीक, मतलब एक वीक में एक दो बार से ज़्यादा आ जाता है। एंड देन क्या होता है इसमें, मोर सीवियर अटैक एंड ए वीक लास्ट फॉर डेज, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली सीवियर कंडीशन होती है इसमें, और ये काफ़ी एक दिन से ज़्यादा होता है। एंड इसकी लास्ट जो टाइप है वो है सीवियर परसिस्टेंट। इसके अंदर क्या है, फ्रीक्वेंट सीवियर अटैक आते हैं आपको नाइट टाइम में भी जो अटैक देखने को मिलते हैं वो भी फ्रीक्वेंट होते हैं। इसकी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। अब हम फर्दर मूव करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ अस्थमा। देखो आप सेम वही मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हो एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। स्पायरोमीटर से क्या है कि अपन ये देख सकते हैं कि पर्सन जो है कितना एक्सेल कर रहा है, कितना इनहेल कर रहा है, उसका अपन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो देख सकते हैं कि सेम वही कि इसमें कितना परसेंट जो पेशेंट है वो कितना एक्सेल कर पा रहा है। एंड इसके बाद है अपन पल्स ऑक्सीमेट्री से अपन अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, डायग्नोस्टिक हैं, इन्हें एक बार आप देख लेना, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, एलर्जी ब्लड टेस्टिंग हो गया, ब्लड गैसेस देख सकते हो आप, सीबीसी कर सकते हो, स्प्यूटम कल्चर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कफ के साथ में या तो ड्राई कफ होगा या फिर आपका म्यूकस, तो आप म्यूकस वाले से ये चेक कर सकते हो कि इसका स्प्यूटम के अंदर कौन से एलर्जेंस हैं। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। देखो मैनेजमेंट के अंदर 2 टाइप से आपकी ड्रग्स होती है, वो किसके बेसिस पर होती है, आपके अटैक के बेसिस पे होती है। लाइक आपके अस्थमा है तो नॉर्मल जो मेडिकेशन चलता है जो आपको लंबे समय तक जो आपको रिलीफ देता है, उसमें तो अपन लॉन्ग टर्म मेडिकेशन आता है। एंड देन सेकंड आता है इसके अंदर कि आपका एक क्विक रिलीफ मेडिकेशन, मतलब जब भी आपको सपोज आपको अटैक आ गया तो आपको शॉर्ट टाइम के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिलीफ चाहिए होता है पेशेंट को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्विक रिलीफ मेडिकेशन। तो देखो ये कुछ मेडिकेशंस हैं, ये तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी क्योंकि आपने फार्मा के अंदर भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार इसका क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है आपका इनहेल्ड कॉर्टिकोसॉइड्स, है ना, एक आता है आपका ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स, इसके अंदर आपका मॉन्टिल्यूकास्ट वगैरह आ जाते हैं। एंड उसके बाद में आता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। एंड देन फोर्थ आता है आपका कॉम्बिनेशन इनहेलर्स। इन्हें है ना, एक काम करो आप राइट डाउन कर लो, आपको काम आ जाएगा। एंड देन हाँ, उसके बाद में ये क्विक रिलीफ वाले में पढ़ते हैं अपन शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। इसके अंदर वही एल्ब्यूट्रॉल आ जाता है आपका, जिसे अपन सावा भी बोलते हैं इनको, एंटीकोलर्जेनिक्स आ जाते हैं। एंड ओरल और इंट्रावेनस से भी आप कॉर्टिकोसॉइड्स को दे सकते हो। एंड हाँ, इसमें फोर्थ आता है ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। इसके अंदर क्या होता है कि एक ट्यूब होती है जिससे आप इंसर्ट करते हो अपनी नोज से अपने एयरवेज में, ठीक है, जो क्या करता है, जो आपकी ब्रोंको स्पाज्म हुआ होता है ना, मतलब जो ब्रोंकियल जो ट्यूब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उनको क्या करता है, स्मूथ करने में हेल्प करता है, उनको जो उसका म्यूकस लेयर जो थिक था उसको थिनिंग में भी हेल्प करता है। सो ये सब था आपका अस्थमा के बारे में। एक बार अपन इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अभी जस्ट अपन ने वो मेडिकेशन पढ़ी थी जो फार्माकोलॉजिकल थी, अभी क्या है नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब विदाउट मेडिकेशन। जो आप मेडिकेशन तो दे ही रहे हो लेकिन उनके अलावा आप क्या क्या और उसे मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि आप ये भी करो तो पेशेंट ठीक हो सकता है जल्दी से जल्दी। तो जो इसके अंदर है ऑक्सीजन थेरेपी, आप ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर सकते हो पेशेंट की बॉडी के अंदर। पोस्टरल ड्रेनेज, अभी जस्ट मैंने समझाया है एम्फाइसीमा के अंदर कि पोस्टरल ड्रेनेज में क्या होता है, पेशेंट को अपन इंक्लाइंड एंगल पर लिटा देते हैं, वो ग्रेविटी की तरफ होता है तो इजीली इनहेल कर पाता है। एंड देन इसका चेस्ट फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकता है, अवॉइडेंस ऑफ नॉन एलर्जेंस, क्योंकि अस्थमा क्या है, एक तरीके की एलर्जी की वजह से होता है कि आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है उसके वजह से होता है। अगर आपको पता है कि आपको इन चीज़ों से एलर्जी है तो उनको अवॉइड करो। सो इट इज़ ऑल अबाउट द अस्थमा।